Good morning, students. Today we are going to start next problem, practical problem number 5. Okay, mark it as IMP. यहाँ पे लिख लो. Very IMP problem. You have to do it again before your board exam. बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले इस प्रॉब्लम को आपको स्टडी करना ही करना है. ओके, very important. And before going to start this problem, I need to have a talk with you something. Okay, see, अपन किस तरह से सॉल्यूशंस कर रहे हैं. जो भी प्रॉब्लम हम डेली सॉल्व करते हैं आपको एकदम सिमिलर प्रॉब्लम मिल जाता है होमवर्क के लिए, राइट. सिमिलर मीन्स टोटली सिमिलर. ये जो भी ट्रायल बैलेंस है इसका सीक्वेंस भी चेंज नहीं होता है, एडजस्टमेंट्स भी चेंज नहीं होती है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है. सिर्फ यहाँ पे जो अमाउंट्स है वो कुछ अलग होती है, ठीक है. और अमाउंट्स तो आपको देख के लिखनी है, अमाउंट्स आपको इमेजिनरी तो कोई लिखनी है नहीं, प्रॉब्लम में से देख के लिखनी है. तो अगर फिर भी आपका सॉल्यूशन रॉन्ग आ रहा है, ओके, फिर भी अगर आपका सॉल्यूशन रॉन्ग आ रहा है, दैट मीन्स आई थिंक यू आर नॉट वॉचिंग दिस लेक्चर्स सीरियसली. आप ये देख ही नहीं रहे हो, ठीक है. इसका सिंपली यही एक मीनिंग होता है, क्योंकि अगर आपने ये देखा है तो वही तो सेम हम पोस्ट कर रहे हैं वहां पे. ओके, मेरे साथ साथ अगर आपने सीरियसली सॉल्व किया और अगर इन केस आपके होमवर्क के टाइम आपको कुछ इशू आ ही जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देख लिया कैरेज, ठीक है. कैरेज आपको नहीं याद आ रहा है कि हमने जब पढ़ा था, जब ऑनलाइन सर पढ़ा रहे थे तब कैरेज उन्होंने कहाँ पे लिखा था, नहीं याद आ रहा है. नो प्रॉब्लम, अभी अभी आपने सॉल्व किया है, मेरे साथ आ जाओ पीछे. यहाँ पे देखो कहाँ पे कैरेज था, ठीक है. लास्ट प्रॉब्लम में देखो, क्योंकि सेम प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको उसकी पोस्टिंग भी मिल जाएगी. देखो पिछले प्रॉब्लम में कहाँ पे था, फिर लिखो. डू समथिंग. ओके, इफ यू सीरियसली आर डूइंग दिस देन यहाँ पे एक भी मार्क कट होने की कोई भी गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती है. ओके, सो प्लीज डू इट सीरियसली. यू आर इन नाउ 12th स्टैंडर्ड, यू हैव टू फेस बोर्ड एग्जाम्स. ओके, जो कैजुअलिटी आपने लास्ट ईयर दिखाई थी, डेफिनेटली यहाँ पे वो एंटरटेन नहीं की जाएगी अभी. यू मस्ट हैव टू डू दिस. सेकंड थिंग, ये जो पोस्टिंग्स है, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पे पोस्ट होती है, प्रॉब्लम सॉल्व कराने से पहले मैं पहले सब कुछ डिस्कस करता हूँ, फिर से मैं सॉल्यूशन करता हूँ और सॉल्यूशन के टाइम भी मैं बताता हूँ. मतलब हर चीज़ में दो बार डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, एंड ये जो भी पोस्टिंग्स है ये पूरा प्रोफार्म आपने 11th में पढ़ा हुआ है. फिर भी मैंने आपको 12th स्टैंडर्ड का अपना जो सिलेबस स्टार्ट हुआ लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा प्रोफार्मा फिर से लिखवाया है, फिर से दिया हुआ है. तो अगर नहीं समझ में आया है कुछ भी, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, तो पूरा फॉर्मेट पढ़ो एक बार. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जा रहा है पूरा फॉर्मेट मैंने लिख के दिया है. पूरा फॉर्मेट एक बार पढ़ो, एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ो, जब तक समझ में नहीं आता है. एडजस्टमेंट्स दिए मैंने, वो भी 2-3 बार पढ़ो. वहां पे अगर आपने वो पढ़ी ही नहीं है, सिर्फ लिख के रख दिया, लिख के छोड़ दिया है, छोड़ने के लिए हमने नहीं लिखा है, राइट. अगर वो लिख के छोड़ दोगे तो कोई उसका फायदा ही नहीं होने वाला है. उसको लिख के पढ़ना भी है, 2-3 बार पढ़ो. जो भी एडजस्टमेंट आपको क्लियर है, समझ में आ जाती है, उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो एडजस्टमेंट नहीं समझ में आती है उसको 2-3 बार एटलीस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है, तभी उसका आपको फायदा होगा. एंड बहुत सी चीजें इन बिटवीन आपको बताई जाती है, तो पूरा वीडियो आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट है. हर प्रॉब्लम में, इन एवरी प्रॉब्लम यू विल गेट सम न्यू थिंग, ठीक है. कुछ एक यूनिक चीज आपको हर प्रॉब्लम में देखने को मिलेगी, तो आपको उसको सीरियसली देखना ही होगा, स्टडी करना ही होगा और फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व करना होगा. एंड इवन इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, कुछ इश्यूज होते हैं बच्चों के, किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, किसी के पास मोबाइल फोन्स नहीं है अच्छे कि होमवर्क करने के बाद वो पिक्चर्स क्लिक करके सेंड कर सके. जो भी इश्यू है एक बार मुझसे बात करो, ठीक है. जब आप मुझसे बात करोगे तब मुझे आपके प्रॉब्लम्स पता चलेंगे, और अगर प्रॉब्लम्स पता चलेंगे तो उस पर हम कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट. सो डू इट, सीरियसली डू इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. मार्क इट एज IMP, यहाँ पे लिख लो. वेरी IMP, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बहुत. ये सापरे एंड अत्रे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है. अंडरलाइन कर दो इसे, इक्वली शेयर कर रहे हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट.
ट्रायल बैलेंस उन्होंने दिया एज ऑन 31 मार्च 2019। नाउ आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने ये गलती से यहाँ पे इनर आउटर 2 कॉलम्स ड्रॉ कर लिए। आप एक ही कॉलम ड्रॉ करो, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। प्रॉब्लम है ट्रायल बैलेंस है, उसमें अमाउंट के लिए एक ही कॉलम होता है, डबल कॉलम्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ये मैंने गलती से ड्रॉ कर दिया था, अभी मेरे पास रफ करने के लिए भी कुछ नहीं है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सन्ड्री डेटर्स एसेट में जाएगा। ओके, वी आर डिस्कसिंग दिस, ये हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, फिर से जब सॉल्यूशन करेंगे तब भी आपके सामने में रिकॉर्ड करूंगा, तो इसमें समझ में ना आने जैसा कुछ भी नहीं है अगर आप सीरियसली देख रहे हो तो। ओके, अगर आप नहीं देख रहे हो तो डेफिनेटली समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। ऑलराइट, सन्ड्री डेटर्स एसेट, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रिटर्न्स, रिटर्न मतलब क्या होता है, ये परचेस रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न हो सकता है। तो डेबिट में जो भी रिटर्न होता है वो सेल्स रिटर्न होता है, ठीक है। डेबिट का रिटर्न हम क्रेडिट से माइनस करते हैं और क्रेडिट का रिटर्न हम डेबिट में से माइनस करते हैं। तो डेबिट में ये जो रिटर्न दिया है वो क्रेडिट में से माइनस होगा, क्रेडिट में आपको मिलेगा सेल्स, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स पे एक टिक मार्क कर देता हूं मैं, एक स्टार मार्क कर देता हूं एडजस्टमेंट के लिए। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ड्राइंग्स वी रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। ड्राइंग्स को हम कैपिटल से रिड्यूस करने वाले, तो मैं एक स्टार मार्क कर देता हूं वहां पे एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है सैलरीज, सैलरीज इज गिवन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा ये। बैड डेट्स भी जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में भी। बैड डेट्स के लिए पूरा सीक्वेंस होता है, एक फॉर्मेट होता है, वो हमें पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। जो जो चीजें मिलेगी वो हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे, जो चीजें नहीं मिलेंगी छोड़ देंगे। ओके, मशीनरी 25,000 बोला है उन्होंने, मशीनरी हम रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड में, और ब्रैकेट में उन्होंने कुछ बोला है एडिशन ऑन 1/10/2018 मीन्स 1 अक्टूबर पे कुछ एडिशन हुआ था 10,000 का। नाउ सी, ये जो भी 25,000 है या ये जो भी 10,000 है, ठीक है, हम जो रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल दी अमाउंट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। हम पूरे साल भर जितना भी हमारा एक्सपेंस होगा, जितना भी इनकम होगा, उस साल में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन रहेंगे वो सब कुछ हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये जो 10,000 है ये इंक्लूडेड है इस 25,000 के अंदर। ओके, तो ये 10,000 हमें अलग से रिकॉर्ड नहीं करने, इसका हमें फायदा होने वाला है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम पे, ठीक है। तो जब हम सॉल्यूशन में आएंगे मैं आपको एकदम डिटेल में ये सब चीजें बता दूंगा, बस ध्यान में इतना रखना है कि ये 10,000 हमें कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करने, हमें ये 10,000 यूज करने डिप्रिसिएशन के पर्पस के लिए, ये हमें इन्फॉर्मेशन के लिए बोला है उन्होंने। हम जो भी अमाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं ये अमाउंट कॉलम की ही सिर्फ अमाउंट हम रिकॉर्ड करते हैं, ये जो अमाउंट्स होती है पर्टिकुलर्स में जो भी अमाउंट्स हमें दी जाएगी ना कभी कभी, वो हमें रिकॉर्ड नहीं करनी होती है कहीं पे भी, ठीक है। आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख लो कि ट्रायल बैलेंस के अमाउंट सेक्शन में जितने भी अमाउंट्स है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, पर्टिकुलर्स के अमाउंट हम कहीं पे भी कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे। नाउ प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अंडरलाइन द वर्ड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वर्ड को अंडरलाइन करो। इन्वेस्टमेंट अपनी एसेट होती है, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शेयर्स में, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डिवेंचर्स में, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गोल्ड में, ठीक है। कई जन क्या करते हैं कि जब गोल्ड की प्राइसेस कम हो जाती है गोल्ड परचेस करके रख देते हैं और जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तब सेल कर देंगे, ओके। तो ये भी एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है, आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और ये जो इन्वेस्टमेंट है दिस इज इन्वेस्टमेंट अंडर प्रोविडेंट फंड, ओके। तो इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज में हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें बस क्या पता है कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट इज आवर एसेट, ऑलराइट। सो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिस विल गो इन एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट को अंडरलाइन करो, मैं अंडरलाइन करने के लिए क्यों बोलता हूं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो इस अंडरलाइंस की वजह से हम उस पर ध्यान देते हैं और हमें रीजंस रिकॉल होते चलता है इमीडिएटली, ठीक है। कि इन्वेस्टमेंट को मैंने अंडरलाइन किया मतलब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस इन द एसेट कॉलम, ओके। इन द सेम वे चलो क्रेडिट साइड में चलते हैं। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सन्ड्री इनकम, इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट,
कैपिटल्स लाइबिलिटीज में जाएगा, प्रोविडेंट फंड, नाउ सी अगेन अंडरलाइन टू द फंड, ठीक है। जहां जहां फंड आपको वर्ड दिखेगा, जहां जहां फंड दिखेगा वो सब कुछ होती है हमारी लाइबिलिटी, ओके। राइट इट डाउन ओवर हियर, नो प्रॉब्लम। फंड इज इक्वल टू लाइबिलिटी, ठीक है। जहां जहां फंड होगा, प्रोविडेंट फंड हो, रिजर्व फंड हो, ओके, वॉट एवर इट इज, एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड, ओके। तो जो भी फंड है वो सारे के सारे अपने जाएंगे लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। अंडरलाइन कर दो इसे। अभी मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को क्यों अंडरलाइन करने के लिए बोला, क्योंकि यहाँ पे भी फंड आपको दिख रहा है, प्रोविडेंट फंड। अब यहाँ का फंड देख के इसको लाइबिलिटी में कहीं पे ना लिख दो, ओके, ये कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी फंड है। आप इसको भी बोलोगे कि सर ने बोला था फंड मीन्स लाइबिलिटी, तो इसको लिख देते हैं लाइबिलिटी में, ये गलती ना हो इसलिए मैंने बोला था कि इन्वेस्टमेंट को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो जिससे कि अपने को याद रह जाएगा ये इन्वेस्टमेंट है, ये फंड नहीं है, ये हमने कोई फंड क्रिएट नहीं किया है, हमने उसमें इन्वेस्ट किया है, किसी और के फंड में हमने इन्वेस्ट किया है, ओके। सो दैट्स व्हाई इट्स एन एसेट, ओके। मूव फॉरवर्ड। रिटर्न्स मतलब ये परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न हो सकता है। तो अगर ये क्रेडिट साइड में आपको दिया है दैट मीन्स इट इज परचेस रिटर्न, एंड क्रेडिट का जो भी रिटर्न्स होता है वो डेबिट से माइनस होगा, मतलब परचेसेस में से माइनस हो जाएगा। लेट मी मेक अ स्टार मार्क ऑन परचेसेस। नेक्स्ट इट इज प्री रिसीव्ड कमीशन, ओके। मैंने बोला था कि अगर आउटस्टैंडिंग है तो हम हमेशा ऐड करते हैं, अगर प्री है, प्री मीन्स प्रीपेड है या फिर प्री रिसीव्ड है तो हम हमेशा उस चीज में से लेस करते हैं, लेकिन ये कब, अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो, ओके। जो भी आउटस्टैंडिंग इनकम्स या प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस रहेंगे या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेंगे या फिर प्री रिसीव्ड इनकम्स रहेंगी, ठीक है, जितने भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड्स रहेंगे, जो भी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है और वो भी अपना जाता है बैलेंस शीट के अंदर, ऑलराइट। सो प्री रिसीव्ड इनकम मतलब कुछ पैसे हैं जो हमें एडवांस में मिल चुके हैं, ओके। एडवांस में हमें पैसे मिल चुके हैं मतलब वो अभी हमारे पैसे नहीं है, जब हम अपनी मेहनत करेंगे फ्यूचर में तब वो पैसे पे हमारा हक बनेगा, ठीक है। लेकिन हमने वो पहले ही लेके रख दिया, एडवांस में लेके रख दिए, मतलब वो अपने पैसे नहीं है लेकिन अपने पास पड़े हुए हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी, ओके। या फिर एक चीज आपने अगर एडजस्टमेंट्स लर्न की हुई है, आपने एडजस्टमेंट्स रट ली है, ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि प्री रिसीव्ड अगर इनकम है कोई तो हम लिखते हैं लाइबिलिटी में, सो दिस विल गो इन लाइबिलिटी साइड। आरडीडी ये हमारा जो पूरा बैड डेट्स का फॉर्मेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में यहाँ पे जाएगा। ये जो आरडीडी होता है ट्रायल बैलेंस वाला वो होता है ओल्ड आरडीडी, ठीक है। अब तक हम ये 5th प्रॉब्लम है अपना, हम 5वां प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन 5वें प्रॉब्लम तक मैंने कम से कम 3-4 बार तो ये हमें आरडीडी के बारे में मिला ही है, और मैंने हर बार बोला है कि जो ट्रायल बैलेंस का आरडीडी होता है वो ओल्ड आरडीडी होता है और जो एडजस्टमेंट का होता है वो न्यू होता है, ठीक है। ये ओल्ड है, इसके नीचे जो आएगा वो न्यू रहेगा, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, जो बाद में आएगा वो न्यू रहेगा, जो पहले आ चुका है वो ओल्ड रहेगा, ठीक है। तो ये ओल्ड आरडीडी है, ओके। ओल्ड आरडीडी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी बैड डेट्स का फॉर्मेट है वहां पे मेंशन करेंगे ओल्ड आरडीडी के सामने। फाइन, कम टू द एडजस्टमेंट्स। नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और सेकंड इफेक्ट इसका रहेगा एसेट साइड में। जो भी पोस्टिंग से उसका हम एक ही इफेक्ट देते हैं, जो भी एडजस्टमेंट से उसके हम 2 इफेक्ट देते हैं, ये भी पता है हमें, 11th में हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है। तो और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट भी मैंने कुछ जन की देखी थी। यहाँ पे जो हम टोटल्स कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारी टोटल आती है, टोटल के नीचे उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक लिखा था। सो प्लीज, मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक के बाद में कुछ भी नहीं आता, दिस मीन्स व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक के बाद कोई और पोस्टिंग नहीं आती है, ठीक है। लेकिन टोटल्स के नीचे हमें कुछ भी नहीं लिखना है, टोटल्स के ऊपर ही आएगा जो भी आएगा वो, ओके। और क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट आपको लगभग हर प्रॉब्लम में देखने को मिलती है। अगर आपने 12th के ही सिर्फ 5 प्रॉब्लम मेरे क्लियरली देखे तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट 11th में भी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम स्टडी किए हैं, क्लोजिंग स्टॉक हर प्रॉब्लम में होता है। फिर भी अगर आपका रॉन्ग हो रहा है मीन्स दिस इज रियली ridiculous thing, you need to think on yourself, okay. Next, number 2, depreciate land and building at 5% and machinery at 10%. तो लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी को हम यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे,
दिस इज लैंड एंड बिल्डिंग एंड वेयर इज मशीनरी, हियर इट इज, दिस इज मशीनरी। ठीक है, डिप्रेसिएशन के लिए क्या इफेक्ट रहेंगे, वी विल रिड्यूस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, एसेट्स में से हम लेस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अभी हर प्रॉब्लम में मैं आपको रीजंस नहीं बताते बैठूंगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग के प्रॉब्लम से अगर आप उसे देखते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये लॉस है, लॉस क्यों है, ये सब मैं अभी हर बार नहीं एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, अगर कुछ फिर भी इश्यू होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इसी को हम बोलते हैं आरडीडी। ठीक है, डाउटफुल जहां पे मिलता है वो होता है आरडीडी। ओके, सो आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड राइट ऑफ ₹1000 फॉर बैड डेट्स। तो ये दोनों भी हम लेस करेंगे, आरडीडी और बैड डेट्स दोनों भी हम लेस करेंगे डेटर्स में से। रिड्यूस फ्रॉम डेटर्स, वी विल रिड्यूस इट फ्रॉम डेटर्स। दो एडजस्टमेंट से तो मैंने 2 टिक मार्क्स कर दिया। और ये दोनों भी बैड डेट्स और आरडीडी दोनों भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अपना जाता है फॉर्मेट के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज गुड्स वर्थ ₹3000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने गुड्स सेल किए 3000 रुपए के, बट कोई भी एंट्री हमने इसकी नहीं की है, इसी को हम बोलेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। हमने गुड्स अगर सेल किए तो इसकी हमें एंट्री करनी चाहिए थी, हमें इनने एंट्री नहीं की है, कि मीन्स क्या, ये हमारी मिस्टेक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, जो मिस्टेक हुई है उसको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने सेल्स करने के बाद रिकॉर्ड नहीं किया था तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, जिससे कि अपनी मिस्टेक सॉल्व हो जाएगी। तो हम उसको एक तो सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो मैंने सेल्स पे टिक मार्क कर दी। और सेकंड थिंग, जिसको हम गुड्स सेल करते हैं, ओके, मीन्स द पर्सन्स टू हुम वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, वो पर्सन्स उसी को हम बोलते हैं डेटर्स। ठीक है, तो हमें सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा डेटर्स में, हम डेटर्स में भी ऐड करेंगे। डेटर्स पे मैंने कर दिया तीसरा स्टार मार्क। 3 एडजस्टमेंट्स मुझे डेटर्स पे दिख रही है। ओके, नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग कैरेज 500। तो कैरेज में ऐड हो जाएगा ये, कैरेज पे मैंने एक स्टार मार्क और कर दिया, कैरेज में ऐड करेंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब ये जाएगा लाइबिलिटी साइड में, सेकंड इफेक्ट इसका। ओके, एंड नंबर 6, गुड्स वर्थ ₹8000 वेयर परचेस्ड ऑन 31st March 2019 एंड इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, सेम चीज है कि हमने गुड्स परचेस किए थे लेकिन हमने अकाउंट्स में लिखना भूल गए हम। ठीक है, हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो ये हमारी गलती हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारी गलती सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे सुधार सकते हैं, तो जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था उसको भी रिकॉर्ड कर लो, तो हमारी गलती सुधर जाएगी। ठीक है, हमारी मिस्टेक सॉल्व हो जाएगी। ये परचेसेस थे जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये होगा एक स्टार मार्क परचेसेस में। और जिनके पास से हम गुड्स परचेस करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे क्रेडिटर्स पे भी एक स्टार कर देता हूं मैं, इस पे भी मुझे ऐड करना है। ठीक है, सो अनरिकॉर्डेड सेल्स का इफेक्ट क्या है, सेल्स में ऐड करेंगे। सेकंड इफेक्ट डेटर्स में ऐड करेंगे। अनरिकॉर्डेड परचेसेस के लिए परचेसेस में ऐड करेंगे, क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। ठीक है, सेल्स एंड डेटर्स आर रिलेटेड, परचेसेस एंड क्रेडिटर्स आर रिलेटेड। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है, इतना ध्यान में रखो। फाइन, सो लेट्स सॉल्व इट। देन अगेन, अगर आपने पूरी पोस्टिंग्स देख ली है, सब कुछ समझ लिया है, फिर भी मेरे साथ सॉल्व करो। क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये जो भी एडजस्टमेंट है नंबर 3, ठीक है, डेटर्स पे आज हमारे टोटल 3 एडजस्टमेंट्स है। ओके, यहाँ पे आपकी पक्का मिस्टेक्स होने के चांसेस है, सो प्लीज डू इट विथ मी, है ना। सी सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड में हम लिखेंगे, कम टू द एसेट साइड and write down sundry debtors, sundry debtors 40,000, इनर में लिखूंगा मैं 40,000। और 3 एडजस्टमेंट से तो कितनी लाइंस छोड़नी पड़ेगी, लॉजिक बोला था मैंने, फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए 1 लाइन, उसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट्स आएगी हर एडजस्टमेंट के लिए 2 लाइंस। ठीक है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट की हो गई 1 लाइन, सेकंड की हो गई 2 मतलब 3, और थर्ड एडजस्टमेंट की 2 मतलब 5 लाइंस। ठीक है, 1 + 2 + 2 टोटल 5 लाइंस मुझे लगने वाली, 1 2 3 4 5 लाइंस में छोड़ रहा हूं यहाँ से, और एक एरो बना के रख देता हूं।
जिससे कि आने वाली चीजें मैं यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट परचेसेस 65,000, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखूंगा मैं परचेसेस, टू परचेसेस, फर्स्ट लाइन वी नीड टू लीव फॉर ओपनिंग स्टॉक, सेकंड लाइन में हम लिखेंगे टू परचेसेस 65,000। परचेसेस पे भी यहाँ पे एडजस्टमेंट सबको दी है, 2 एडजस्टमेंट्स है, तो मैं 3 लाइंस छोड़ दूंगा। ओके, देन रिटर्न्स, डेबिट साइड में जो रिटर्न्स है वो सेल्स रिटर्न्स होता है। सो ट्रेडिंग क्रेडिट में बाय सेल्स, उसके नीचे लेस रिटर्न्स 800 माइनस करने हैं मुझे, यहाँ पे मैं लिख के रखता हूं 800 इनर कॉलम में, ठीक है। जब मुझे सेल्स यहाँ पे मिलेगा तो मैं 800 माइनस कर लूंगा। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक 18,000, ट्रेडिंग डेबिट में लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक, $18,000। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000, एसेट साइड में लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग, $10,000। एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज कैरेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टू कैरेज 1,200, एक एडजस्टमेंट है, एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट वी हैव रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस में एक लाइन हम हमेशा ब्लैंक छोड़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, ग्रॉस लॉस भी हो सकता है तो डेबिट में भी एक लाइन छोड़ के रख देंगे, ठीक है। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में जाएगी सीधी अमाउंट। ड्राइंग्स इज गिवन, ड्राइंग्स वी रिड्यूस फ्रॉम कैपिटल्स, तो लाइबिलिटी साइड में हम लिख लेंगे कैपिटल्स, कैपिटल्स में से नीचे पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे सप्रे। नाउ कैपिटल्स में हम देखते हैं कि एक एक एडजस्टमेंट हमको दी है, ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट है वो, तो ड्राइंग की एक एडजस्टमेंट प्लस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के लिए भी एक लाइन लगती है हमें, तो एक एडजस्टमेंट हम एक्स्ट्रा ट्रीट करके चलते, तो टोटल हम 3 लाइंस छोड़ देंगे। सेकेंड अत्रे, उसके लिए भी 3 लाइंस छोड़ देंगे, ठीक है। और ड्राइंग्स हमें लिखना था तो वी विल राइट हियर लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हम रिड्यूस करेंगे सप्रे के कैपिटल से 3,000 और अत्रे के कैपिटल से 2,000, ओके। लेस 3,000 एंड यहाँ पे लेस ड्राइंग्स 2,000। सॉरी, यहाँ पे एक लाइन मैंने कम छोड़ दी थी। ओके, नेक्स्ट सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू सैलरीज 3,200, बैड डेट्स 1,000, टू बैड डेट्स 1,000, या भी ये मैंने इनर में क्यों लिख दिया क्योंकि हमें पूरा फॉर्मेट लिखना है, ठीक है। एड एडिशनल बैड डेट्स हम ऐड करेंगे, उसके नीचे ऐड न्यू RDD, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे लेस ओल्ड RDD, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आपको मेरा सॉल्विंग का जो स्पीड है वो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो आपके यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है कि प्लेबैक स्पीड आप कम करके भी देख सकते हो, ओके।
सो इसको आप 70% या 50% पे भी प्लेबैक स्पीड कर सकते हो, जिससे कि जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको और भी स्लोली 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 सुनाई देगा, ठीक है। सो यू हैव दैट ऑप्शन, यू कैन डू दिस। नेक्स्ट मशीनरी। मशीनरी हमें लिखना है एसेट साइड में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मशीनरी 25,000, इनर कॉलम में लिखा है मैंने। मशीनरी पे डिप्रेसिएशन अगर हमें निकालना है तो उस टाइम पे हमें ये इंटरनल इंफॉर्मेशन जो दी है उसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो डिप्रेसिएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे, बी विथ मी। एडवर्टाइजमेंट 4,000, advertisement we record in profit and loss account debit side, so write down over here 2 advertisement 4,000, no adjustment is given। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट हो जाएगी अपनी वो 18,500 की। प्रोविडेंट फंड investment 18,000, it is recorded in asset side, fine। So debit postings are over, come to the credit side। sales we have to record in trading account credit side, मैंने नाम डाल के रखा है सेल्स। अभी मैं सिर्फ अमाउंट रिकॉर्ड करूंगा 85,000। 85,000 is the amount। नाउ -800 लिख के रखा है तो माइनस कर लेते हैं। हम सॉरी सेल्स पे हमें एक और एडजस्टमेंट करनी है, ठीक। तो हम आउटर में इसे नहीं कैरी कर सकते, 800 माइनस करके हमें बस नीचे ही रखना है। सो 85,000 माइनस 800 मीन्स 84,200, ओके। तो जब हमें कुछ माइनस करके नीचे लेना होता है, हम इस तरह से प्लेन अंडरलाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और जब हमें ये टोटल बाहर कैरी करने होते हैं, हम यहाँ पे एरो करते हैं, ओके। ये भी चीज मैंने कई बार बोली हुई है, इफ यू रिमेंबर। सन्ड्री क्रेडिटर्स 23,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे, सो राइट ओवर हियर सन्ड्री क्रेडिटर्स 23,000। देन सन्ड्री इनकम 2,000। इनकम हम लिखते हैं इनकम साइड में, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, एक लाइन छोड़ दो, बाय सन्ड्री इनकम्स। बाय सन्ड्री इनकम्स वी हैव रिटर्न 2,000, 2,000 रुपये लिखे मैंने सन्ड्री इनकम के लिए। नेक्स्ट इज कैपिटल्स गिवन 35,000 दोनों के कैपिटल्स। कैपिटल्स आर रिकॉर्डेड इन लाइबिलिटी साइड। मैंने दोनों के नाम ऑलरेडी डाल के रखे क्योंकि मुझे ड्राइंग्स लिखना था, तो मैं यहाँ पे बस अमाउंट लिख दूंगा अभी 35,000, ठीक है। सापरे के 35,000 और आत्रे के 35,000 मैंने लिख लिया है। नाउ लेस ड्राइंग्स बोल के रखा है मैंने, अगर तो रिड्यूस कर लेता हूँ इमीडिएटली, ठीक है। 35 माइनस 3 मीन्स 32,000। ये मुझे नीचे ही कैरी करने, क्योंकि अभी मेरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा वो मुझे रिकॉर्ड करना बाकी है, ओके। सो 32,000 एंड 33,000 मैंने रिड्यूस करके नीचे बैलेंस लिख लिया। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड इज गिवन 10,000। मैंने वहां पे फंड के लिए अंडरलाइन भी करके रखी, जहां जहां फंड होता है वो सब हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड $10,000 एंड नेक्स्ट इज रिटर्न्स 1,500। अभी जो डेबिट में क्रेडिट में जो रिटर्न्स दिया वो क्या है, परचेस रिटर्न। क्रेडिट का रिटर्न्स हम डेबिट से माइनस करते हैं, डेबिट का रिटर्न्स हम क्रेडिट से माइनस करते हैं, ओके। सो इट इज परचेस रिटर्न। कम टू द परचेसेस, राइट ओवर हियर लेस
रिटर्न्स द अमाउंट इज 1500। 1500 में यहाँ से लेस करता हूँ तो नीचे हमारी जो अमाउंट कैरी होगी वो हो जाएगी 63,500। ओके, ये जो कैलकुलेशंस है वो आप खुद से भी करते जाओ, ठीक है। कैलकुलेशंस की भी आदत होनी चाहिए। प्री रिसीव्ड कमीशन 800। ओके, कमीशन हमें एडवांस में मिला है तो वो हमारी लाइबिलिटी है। कम टू द लाइबिलिटी साइड एंड राइट डाउन प्री रिसीव्ड कमीशन। प्री रिसीव्ड कमीशन 800। सी वन मोर थिंग, अगर ये लॉजिक समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि एसेट में लिखना है या लाइबिलिटी में क्यों, तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा लॉजिक आपको बोला था, एक सिंपल सी टेक्निक आपको मैंने बोली थी कि डेबिट के जो भी बैलेंसेस हैं वो डेबिट में ही ट्रांसफर होते हैं और क्रेडिट के बैलेंसेस क्रेडिट में ही ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपको आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस में, वो हमारा बैलेंस शीट में ही जाने वाला है। ओके, तो बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड कौन सी है? बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड मतलब होती है अपनी लायबिलिटीज, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जो भी आपको आउटस्टैंडिंग प्रीपेड मिलेगा या आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव्ड मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, और डेबिट साइड में जो भी मिलेगा आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव्ड या आउटस्टैंडिंग प्रीपेड उसको हमें यहाँ पे लिखना है। सिंपल, फाइन। नेक्स्ट इज आरडीडी 400, ठीक है। ट्रायल बैलेंस वाला आरडीडी होता है अपना ओल्ड आरडीडी, तो यहाँ पे मैं 400 लिखूंगा। ओल्ड आरडीडी के सामने मैंने लेस लिखा है तो मैं माइनस का साइन भी दे देता हूं। द पोस्टिंग्स आर ओवर, कम टू द एडजस्टमेंट्स, ठीक है। आज जो भी एडजस्टमेंट्स है सारे के सारे अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, इजी एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक वी रिकॉर्ड इन ट्रेडिंग क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक, आई एम सॉरी, बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,000। और क्लोजिंग स्टॉक के नीचे हम और कुछ नहीं लिखते, उसको हम सबसे नीचे रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स टोटल के नीचे रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। टोटल तो क्लोजिंग स्टॉक के बाद ही आने वाली है, क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर टोटल नहीं आने वाली है। ओके, 23,000। एंड सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में भी सेम करना है, हमें नीचे लेना है क्लोजिंग स्टॉक 23,000। नेक्स्ट, depreciate land and building at 5% and machinery at 10%. सो डेप्रिसिएशन हम रिड्यूस करते हैं। मैं लैंड एंड बिल्डिंग यानी एसेट में आ जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन एट 5% एंड मशीनरी के लिए लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए मैं देख रहा हूं कि 10,000 मेरी अमाउंट है, अगर एक जीरो में कट कर देता हूं तो 1,000 मतलब बन गया मेरा 10% और उसका हाफ यानी 5%, तो वो हो जाएगा 500। ओके, 500 में यहां से डिप्रिसिएशन कर रहा हूं माइनस, सो 9,500 मेरे आउटर में चले जाएंगे। सेकंड इफेक्ट मुझे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2 depreciation on अंडरलाइन कर दी मैंने, अभी दोनों एसेट्स के नाम डाल दे देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग सेकेंड है, मशीनरी। ओके, सो लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन था मेरा 500, इनर कॉलम में मैंने लिखा है। नीचे मशीनरी का डेप्रिसिएशन लिखना है। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हमें 10%, ठीक है। बट हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हमें वर्किंग नोट एक करनी पड़ेगी। ओके, सो मशीनरी पे हमें बोला उन्होंने एडिशन ऑन 110/2018 ऑफ ₹10,000, ओके। तो हमें वो वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा, हमें अलग से दिखाना पड़ेगा हमने कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ वर्किंग नोट, क्योंकि ऊपर जो भी हम लिखते हैं हमें इमीडिएटली वो रिकॉल करने में इजी हो जाता है। और वर्किंग नोट्स आपको एग्जाम में दिखानी ही है, यू हैव टू,
ओके, बैलेंस शीट के नीचे यहाँ पे आप अलग से दिखा सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट जो भी वर्किंग नोट्स आप कर रहे हो आपको वो शो करना ही है, ठीक है। मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि वो ध्यान में रखने के लिए ईजी हो जाता है। ओके, तो टोटल मशीनरी जो हमें दी है उन्होंने, मशीनरी गिवन इज 25,000। ओके, this 25,000 are bifurcated as 10,000। ये जो एडिशन हुआ है वो हमने कब परचेस किए, 1 अक्टूबर को। ओके, सो मशीनरी ऑफ रुपीज 10,000 इज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर। और 15,000 कब होगी फिर, फ्रॉम 1 अप्रैल इटसेल्फ, ठीक है। ये 10,000 की मैंने इन बिटवीन कहीं पे तो भी परचेस की है, तो जो बची हुई है मतलब कितनी, 15,000 की, वो कब से है, पहले से ही चलती आ रही है मेरे पास। ऑलराइट, तो ये जो 15,000 है इस पे मुझे 10% कैलकुलेट करने पूरे 1 साल के लिए। ओके, सो डिप्रिसिएशन एट 10% फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए जो डिप्रिसिएशन आएगा इस पे वो कितना आ जाएगा, 1,500। ओके, 1,500 आ गया बराबर। और ये जो 10,000 है इस पे मुझे कैलकुलेट करना है फॉर 6 मंथ्स। ये जो 10,000 है उसमें मुझे 6 महीने का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्यों, क्योंकि मैंने इसको परचेस किया 1 अक्टूबर में। 1 अक्टूबर से पहले ये मशीनरी मेरे पास थी ही नहीं, तो 1 अक्टूबर मीन्स अक्टूबर का पूरा महीना जाएगा। ओके, अक्टूबर का फुल मंथ मैंने उसको यूज किया ना, पहले ही दिन उसको परचेस किया मैंने। तो अक्टूबर फुल, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मार्च में भी 31 मार्च तक हमने उसे यूज किया है। सो फॉर 6 मंथ्स आई हैव टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। और 6 महीने का डिप्रिसिएशन अगर 10% है तो एक 0 कट कर देते हैं, 1,000 फॉर 1 ईयर और उसका हाफ 500। ओके, सो 1,500 प्लस 500 मीन्स टोटल 2,000 जो है वो हमारा हो जाएगा डिप्रिसिएशन। ओके, तो 2,000 हम यहां से करेंगे माइनस, 23,000 जाएगा हमारा आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट। एंड सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में यहाँ पे मशीनरी के सामने देखेंगे 2,000, तो टोटल 2,500 विल गो इन आउटर कॉलम। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, मतलब ये आरडीडी है। एंड राइट ऑफ ₹1,000 फॉर बैड डेट्स। नाउ यहाँ पे तो हमें पता है बैड डेट्स, एड एडिशनल बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, एक सीक्वेंस है। इन द सेम वे यहाँ पे भी एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, डेटर्स में से भी जो हम चीजें रिड्यूस करते हैं उसके लिए भी एक सीक्वेंस होता है। तो वो मैंने इससे पहले एक बार बोला था आपको, शायद अगर आपको याद है या नहीं ये पता नहीं मुझे। सबसे लास्ट में हम जो रिड्यूस करते हैं वो होता है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर कुछ डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया है तो उसको हम सबसे लास्ट में रिड्यूस करते हैं। ठीक है, उससे पहले आता है आरडीडी। ओके, तो यहाँ पे आपको जो एडजस्टमेंट उन्होंने आज खोली है, इन दैट उन्होंने आरडीडी आपको पहले दिया है, उसके बाद बैड डेट्स दिया है। अगर आप इमीडिएटली यहाँ से 5% लेस कर दोगे ना, तो इसका 5% कितना निकलता है, 40,000, उसका 5% 2,000। ओके, तो ये अमाउंट ही रॉन्ग हो जाएगी, बराबर है। पहले आपको रिड्यूस करना पड़ेगा बैड डेट्स, फिर आप आरडीडी को रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में हम रिड्यूस करते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स। आज नहीं है तो उससे पहले वाला यानी आरडीडी हमारा लास्ट में रिड्यूस होगा। ठीक है, सबसे लास्ट में हम रिड्यूस करेंगे आरडीडी, उससे पहले हमें सारे एडजस्टमेंट्स करके लेनी होती है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस आपको नीचे से याद रखना है। सबसे लास्ट में आता है डिस्काउंट ऑन डेटर्स, उससे पहले आता है आरडीडी, उससे पहले आता है बैड डेट्स। ओके, तो आरडीडी हम सबसे लास्ट में लेंगे, बैड डेट्स हम उससे पहले लेंगे। कुछ और भी है क्या, सी ओवर हियर, यहाँ पे मुझे 3 एडजस्टमेंट्स दिख रही है, तो एक और एडजस्टमेंट मुझे मिलेगी। एक और कौन सी एडजस्टमेंट है,
डेटर्स के लिए गुड्स वर्थ ₹3,000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये भी है। नाउ बैड डेट्स आपको यहाँ पे अमाउंट में दिया है और ये जो अनरिकॉर्डेड सेल्स है वो भी अमाउंट में ही दिया हुआ है। ओके, तो इसको आपको रिड्यूस करने के लिए अगर आप नीचे ऊपर भी कर लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट एक चीज ऐसी हो जाएगी कि अगर आप इसको नीचे ऊपर कर भी देते हो, ठीक है, तो आज अमाउंट से इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर कभी आपको बैड डेट्स भी परसेंटेज में दिया होगा तो आपकी अमाउंट वहां पे भी रॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो ये भी आप ध्यान में रखो कि इसको नीचे ऊपर ना ही करो। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बोलूंगा कि मैंने बोला था सबसे लास्ट में आएगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स, आज नहीं दिया है तो उससे पहले वाला यानी आरडीडी मैं सबसे लास्ट में लेस करूंगा, लेस आरडीडी। ठीक है, न्यू आरडीडी उन्होंने क्या बोला, एट 5%, एट 5%। उससे पहले होता है बैड डेट्स, तो मैं करूंगा लेस बैड डेट्स। ओके, और उससे पहले जो भी एडजस्टमेंट्स होती है उसको मैं पहले कवर अप कर लूंगा, फिर ये मैं सब कुछ करूंगा। ठीक है, तो उसके पहले क्या है, गुड्स वर्थ ₹3,000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अगर मुझे डिस्काउंट ऑफ डेटर्स भी दिया होता तो मैं यहाँ पे लिखता लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, फिर यहाँ पे लिखता लेस आरडीडी, फिर यहाँ पे लिखता लेस बैड डेट्स। ओके, तो जिससे कि क्या होगा, ये सीक्वेंस मेरा रॉन्ग नहीं होगा। अभी जो भी बचा हुआ है वो सारे एडजस्टमेंट्स मैं यहाँ पे कर लूंगा क्योंकि ये मुझे लास्ट में करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने लास्ट की लाइंस बुक करके रख दिया। सो सी, गुड्स वर्थ ₹3,000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये आरडीडी और बैड डेट सॉल्व करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, 3,000 के गुड्स हमने सेल किए थे बट कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की थी, तो अब क्या करेंगे, तब नहीं की थी रिकॉर्ड, आज कर लेते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, हमें बस अपनी मिस्टेक सुधारनी है, देर से ही सही। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूं सेल्स में ऐड अनरिकॉर्डेड। ठीक है, अनरिकॉर्डेड सेल्स जो भी है वो मुझे ऐड करने हैं। अनरिकॉर्डेड सेल्स है 3,000 आई हैव रिटन ओवर हियर, सो टोटल विल गो इन आउटर कॉलम 87,200. okay, and second thing I have to record it at sundry debtors. sundry debtors में भी मुझे ऐड करना है क्योंकि जिसको मैं सेल करता हूं यानी मेरे कस्टमर्स, उसी को मैं क्या बोलता हूं, डेटर्स। ओके, सो डेटर्स में भी मैं यहां पे आऊंगा और लिखूंगा ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। ये सेल्स वर्ड यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने सेल्स में ही रिकॉर्ड किया था तो वो समझ में आ जाता है कि हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स रिकॉर्ड किया, अनरिकॉर्डेड परचेस रिकॉर्ड नहीं किया है। बट यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सिर्फ इतना एक वर्ड ही लिखोगे, ऐड अनरिकॉर्डेड, तो समझ में नहीं आएगा कि आप किस अनरिकॉर्डेड की बात कर रहे हो, अनरिकॉर्डेड सेल्स की बात कर रहे हो या फिर अनरिकॉर्डेड परचेसेस की बात कर रहे हो। तो आपको पूरा का पूरा लिखना जरूरी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने लिखा ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 3,000 आई हैव एडेड, आई विल टेक 43,000 बिलो। अब मैं बैड डेट्स और आरडीडी कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने जो एडजस्टमेंट ऊपर छोड़ दी थी उसको अभी मैं सॉल्यूशन में ले लूंगा। बैड डेट से 1,000, सो लेस बैड डेट्स, मैंने 1,000 रुपये लेस कर दिए, नीचे आ जाएंगे 42,000। ओके, और बैड डेट्स है तो ये न्यू बैड डेट्स है, एडिशनल बैड डेट्स है, उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे सेकंड इफेक्ट लिख लूंगा 1,000। ओके, नेक्स्ट आरडीडी मुझे बोला है 5%, अभी मुझे 5% अमाउंट निकालनी है। ओके, अगर मैंने 40,000 पे 5% ऊपर ही लिख लिए होते प्रॉब्लम के सीक्वेंस के अनुसार तो 2,000 रुपये में आरडीडी लिख लेता, लेकिन आरडीडी अब कितना आने वाला है देख लेते हैं। 10 अगर मैं कट कर रहा हूं तो 4200 मीन्स 10% अमाउंट है हमारी 4,200। लेट मी टेक रफ पेज। ओके, आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए इसलिए 42,000 10 कट कर दे मतलब 10% है मेरी अमाउंट 4,200, और उसकी भी हाफ अगर मैं कर देता हूं तो 2,100 इज माई 5% अमाउंट। ठीक है, ये 10% अमाउंट थी, तो 2,100 इज माई 5% आरडीडी। ठीक है, 100 रुपए से मेरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता अगर मैं ज्यादा
जल्दबाजी कर लेता और कुछ मिस्टेक कर देता तो। ओके, सो रिड्यूस इट, 39,900 विल गो इन आउटर कॉलम। ये जो है हमारा न्यू आरडीडी है 2100, वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये सब कुछ हो चुका है तो इसको भी हम टोटल कर लेते हैं। 1000 प्लस 1000 प्लस 2100 मीन्स टोटल 4100, उसमें से 400 माइनस कर दो, 3700 विल गो इन आउटर कॉलम। ठीक है, यहाँ से हमने अमाउंट बाहर कैरी किए तो हम एरो बनाएंगे, यहाँ से हमने नीचे कैरी की थी तो हमने प्लेन लाइन लगा दी थी। ओके, so adjustment number 3 is finally now over. Adjustment number 4 is also over. Outstanding carriage rupees 500. ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 5। आउटस्टैंडिंग मैंने बोला था हम हमेशा आउटस्टैंडिंग को ऐड ही करते हैं, सो राइट ओवर हियर ऐड आउटस्टैंडिंग 500 ऐड कर दो, 1700 आपका आउटर में चला जाएगा। और आउटस्टैंडिंग कैरेज, ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, ये खर्चा है जो आपको करना था लेकिन आपने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो ये खर्चा आपने आज अगर नहीं किया तो आपको कल करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही, करेक्ट। पैसे आपको देने ही पड़ेंगे किसी के। अगर आपको पैसे देने हैं फ्यूचर में तो उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे मतलब वो अपनी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड में मैं लिख लूंगा उसका सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग कैरेज। आउटस्टैंडिंग कैरेज वी रिकॉर्ड इन लाइबिलिटी साइड 500, and the last adjustment is goods worth rupees 8,000 were purchased on 31st March 2019 and included in closing stock but not recorded in books of accounts। ठीक है, तो ये जो भी एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स है वो भी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पेंसिल से यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, अगर आप लिख के रखते हो तो आपको ये दो बार अभी सोचना नहीं पड़ता इस पे। आपने जब पहले प्रॉब्लम डिस्कस किया तब अगर लिख के रखा है तो बस आपको देखना है और इमीडिएटली सॉल्यूशन में उतारना है उसको, तो आप फास्ट में सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी आपको उसका हेल्प हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको पिक्स इसकी सेंड करनी, प्रॉब्लम्स आपको सेंड करना है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट आपको इसको लिख के रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि अनरिकॉर्डेड परचेसेस है तो हमको इसको ऐड करना है परचेसेस में, और सेकंड इफेक्ट ऐड करना है क्रेडिटर्स में। ठीक है, परचेसेस में ऐड करना भूल गए थे तो अभी ऐड कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, गलती सुधारने से मतलब है कल करे सो आज कर। राइट, 8,000 तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड अनरिकॉर्डेड 8,000 ऐड कर दिया मैंने, 71,500 आउटर कॉलम में चले जाएंगे। और सेकंड इफेक्ट इसका हमें ऐड करना है क्रेडिटर्स में। सो कम टू द क्रेडिटर्स, sundry creditors, I'm sorry, wrongly I have written it on outer column, तो मुझे अभी मेरी मिस्टेक सुधारनी पड़ेगी। नीचे में लिखूंगा sundry creditors 23,000 and here I will add unrecorded purchases 8,000 I have added, so total 31,000 will go in outer column। ओके, सो फाइनली अपना पूरा प्रॉब्लम हो चुका है, हमें बस अभी क्लोज करना है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड फाइनली बैलेंस शीट टैली करना है। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड मेक द टोटल्स। अभी टोटल्स करने के लिए आपके सामने मैं टोटल्स नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाता है, मैंने ऑलरेडी टोटल्स करके रखी हुई है। ओके, एज आई कैन सी आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी है तो क्रेडिट साइड की टोटल है 1,10,200। ये टोटल मैं दोनों साइड पे लिख लूंगा। आप वीडियो को पॉज करो, खुद से टोटल करो, फिर क्रॉस चेक करो। ठीक है, कि आपकी टोटल और मेरी टोटल बराबर है या नहीं है। 1,10,200 right over here total rupees ओके। ये 1,10,200 ये जो टोटल है उसमें से हम डेबिट के अगर अमाउंट्स को माइनस कर देंगे, ठीक है, जो या फिर डेबिट की जो टोटल आपने की थी उसको माइनस करेंगे तो 19,000 का डिफरेंस मुझे मिलेगा। डिफरेंस हम जहां पे अमाउंट कम होती है वहां पे लिखते हैं। ठीक है,
अगर डिफरेंस डेबिट में मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डिफरेंस हमें क्रेडिट में मिल रहा है तो ये 19,000 हमें क्रेडिट में लिखने हैं और यहाँ पे बोलना है बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो अगर लॉस आ रहा है तो उसको यहाँ पे टू ग्रॉस लॉस करके 19,000 यहाँ पे मत लिखो। जहां पे डिफरेंस मिल रहा है आपको, जहां पे अमाउंट कम पड़ रही है वहां पे लिखो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 19,000 और टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। ओके, ये भी जरूरी होता है, सब कुछ लिखना है। ये 19,000 कहाँ से आ गए, जो भी आपका पेपर चेक करेगा उसको ट्रायल बैलेंस में ढूंढने पे मजबूर मत करो। बैलेंसिंग फिगर अगर आप लिख दोगे तो उसको पता चलेगा कि बैलेंसिंग फिगर है, वो ट्रायल बैलेंस में उसको नहीं ढूंढेगा। ठीक है, सो राइट ओवर हियर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 19,000। ओके, नाउ अगेन वी हैव टू मेक टोटल्स। मैं जैसे देख रहा हूँ 19 + 2 यानी 21,000 हो रही है मेरी क्रेडिट की टोटल, और डेबिट में है 3 + 3 6 + 4 10 10 and 2 12 13। ठीक है, मतलब 14-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, तो क्रेडिट ही बड़ी मिलेगी। क्रेडिट साइड की टोटल मैं दोनों जगह पे लिख लेता हूँ 21,000 टोटल के ऊपर हम एक सिंगल अंडरलाइन करते हैं, नीचे डबल अंडरलाइन करते हैं। इस तरह से टोटल लिखी जाती है, टोटल लिखने का भी एक स्टाइल है। ठीक है, सो 21,000 टोटल है और जो डिफरेंस मिल रहा है मुझे वो है 6,600 का। तो 6,600 मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिख लिया। यहाँ पे मैं एरो करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से अमाउंट कैरी करनी है। ठीक है, ऊपर मैं लिखूंगा 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। नीचे दोनों पार्टनर्स के नाम आएंगे साप्रे एंड अत्रे। ठीक है, दोनों को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने बोला है, ओके, एज आई कैन सी ओवर हियर इक्वली, यहाँ पे आपने अंडरलाइन किया है, मैंने अज्यूम किया है ऐसे। ठीक है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस द शेयर्स इक्वली, सो 3,300 ये मैंने लिख लिया यहाँ पे। हियर आई विल राइट ट्रांसफर टू कैपिटल्स। ठीक है, और कैपिटल्स में भी हम आके फाइनली नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे। ऐड नेट प्रॉफिट। सो मेनी स्टूडेंट्स यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को ऐड लेस कर लेते हैं, लेकिन ये जो लिखना होता है ना वो लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐड नेट प्रॉफिट 3,300, so total will go in outer column 35,300। यहाँ पे भी add net profit 3,300, so total will go in outer column 36,300। okay, now make the total of assets and liabilities। assets और liabilities दोनों की आप टोटल करो पॉज करके, फिर चेक करो मेरी टोटल और आपकी टोटल करेक्ट आ रही है या नहीं। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम टैली हो जाएगा 1,13,900 से। 1,13,900। यहाँ पे लिखना है टोटल रुपीज, total rupees। okay, this was the very important problem from the point of view of your board exams। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको करना ही करना है। ओके, थैंक यू सो मच।